हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10th का साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री को है तो परावर्तन कोण क्या होगा। तो देखिए, ये परावर्तक सतह हुआ, परावर्तक सतह हुआ, ये आपका अभिलंब हुआ, और ये आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ, और इन दोनों के ये आपतन कोण हुआ, ये परावर्तन कोण हुआ। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण, यानी कि ये दोनों का कोण जो है वह 90 डिग्री है। ये दोनों का कोण जो है वह 90 डिग्री है। तो परावर्तन कोण का मान, तो ये दोनों का मान 90 डिग्री है, दोनों के कोण का। तो ये आधा करके है, ये वाला कोण जो है वह परावर्तन कोण हो जाएगा और ये आपतन कोण हो जाएगा। तो आपतन और परावर्तन कोण 45 डिग्री हो जाएगा। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र, यानी कि कुछ दर्पण ले लीजिए, यहाँ पी है, यहाँ एफ है, यहाँ आर है। तो आर और पी को मिलाने वाली यहाँ को, इस रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एफ का मान 16 सेंटीमीटर है, तो आर का मान क्या होगा। तो आप लोग को पता होगा एफ बराबर आर बाई टू होता है, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आदि होते हैं। तो आर बाई टू, यानी कि आर का मान निकालने बोला है, तो यहाँ से एक लिखेंगे तो गुना को गुना कर देंगे, तो आर बराबर 2f हो जाएगा। तो f का मान दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर यानी कि गुना करेंगे तो 32 सेंटीमीटर। तो 32 सेंटीमीटर जो है वह आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा गया जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो आप लोग को पता होगा, अवतल दर्पण में हम लोग जो है ध्रुव और फोकस दूरी यहाँ पे रखेंगे, ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में रखेंगे, तो हम लोग का प्रतिबिंब जो है वह सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्र बना के देखिएगा, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है किस वस्तु में किया जाता है, आप लोग को पता होगा, आप लोग को बताएं। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है हम लोग जो है वह गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं, साइड मिरर में करते हैं, और गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण, और अपने चेहरे देखने के लिए क्या, समतल दर्पण, और दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, जल में सिक्का डालने पर अपनी स्थिति से ऊपर उठा देता है, यह प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो ये जो है प्रकाश की अपवर्तन की घटना को दर्शाता है। ये भी याद रखिएगा, तारे का टिमटिमाना जो होता है, तारे का टिमटिमाना जो होता है, तारे का टिमटिमाना जो होता है वह प्रकाश का परावर्तन के कारण होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है, लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती। तो लेंस में जो है आप लोग को पढ़े होंगे, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने पर जो है वह जो है वह मुख्य पथ से विचलित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तल लेंस के अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और अवतल लेंस को हम लोग अवसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को हम लोग अवसारी लेंस कहते हैं भी कहते हैं। और दर्पण में क्या हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। अगर अभिसारी लेंस को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, और अपसारी लेंस को हम लोग अपसारी दर्पण रहे तो अपसारी दर्पण में हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, यानी कि जस्ट उल्टा, इसका उल्टा जो है वो आपका दर्पण में होता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस जो है वह सभी बिंदु को ये मतलब
उत्तल लेंस जो है वह सभी किरणों को क्या करता है, एक साथ एकत्रित कर देता है, एक साथ क्या करना करता है, एकत्रित कर देता है। इसलिए जो है वह आंसर हो जाएगा ये नंबर, प्रकाश किरणें एक जगह एकत्रित करता है। और अवतल लेंस जो अपसारी लेंस जो है वह प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो ये भी याद रखिएगा, दोनों में से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो दोनों बता दिए। नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? नेत्र में प्रकाश की मात्रा को जो है वह नियंत्रित करता है, वह करता है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरिस या पुतली जो है वह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला है सामान्य नेत्र का निकट बिंदु जो होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है। कितना? 25 सेंटीमीटर। अगला है मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो ये जो होता है वह होता है वास्तविक और उल्टा। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा जो है वह होता है मानव नेत्र के प्रतिबिंब की प्रकृति। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला है जरा दृष्टि दोष होने के कारण। तो जरा दृष्टि दोष होने का कारण होता है वह समंजन क्षमता जो है वो घट जाता है। क्या होता है? समंजन क्षमता घट जाता है। दूर की वस्तु को भी दिखाई नहीं देता और सामने की वस्तु को भी दिखाई नहीं देता, इसके कारण जो है जरा दृष्टि दोष होता है। इसमें क्या होता है? समंजन क्षमता घट जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, 13 नंबर। देखिए, अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण अपने फोकस दूरी को समायोजित करता है उसे हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता का परिभाषा दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? तो Fe एक ही गो है, तो Fe 3 गो है, तो ये पहला ऑप्शन गलत। 3 गो F है, Fe 3 गो है। हाइड्रोजन 2 गो है, हाइड्रोजन 8 गो है, तो ये भी गलत। यानी कि 4 इंटू 2 है, हाइड्रोजन 2 और आगे 4 लिया है, यानी कि 8 हो गया, इस कारण से नहीं होगा। आयरन 3 है तो आयरन 3 है, हाइड्रोजन 8 है तो हाइड्रोजन 8 है। ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 है, O4। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर देखिए, 3 गो आयरन है, 3 गो आयरन है, हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ पे 8 गो है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। होप आप सीख गए होंगे। यदि दिए गए समीकरण में किस पदार्थ को उपचयन और अपचयन हो रहा है, तो उपचयन में जो क्या होता है आप लोग को पता होगा। तो उपचयन में जो होता है वो ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन में ऑक्सीजन का निकलना या अलग होना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना किस में हुआ? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया, तो उपचयन। और CO2 से अलग हुआ, CO से ऑक्सीजन अलग हुआ, तो अपचयन। तो उपचयन जो हुआ हाइड्रोजन में हुआ और CO जो है वो अपचयन में हुआ, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उसी को हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अगला है किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान और अभिकारक के द्रव्यमान क्या होता है? वह बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है CH4 को 2H2O के साथ अभिक्रिया करेंगे तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा निर्माण होता है। ये किस प्रकार का ऊर्जा है? तो यदि उत्पाद में ऊर्जा का निर्माण हो तो ऊष्माक्षेपी, अगर ये ऊर्जा अगर अभिकारक इसमें आगे रहता तो ये अवशोषी होता है। तो दोनों समझ लिए होंगे। तो उस उत्पाद में उस ऊर्जा निकलता है, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। होप ऊष्माशोषी पे समझे होंगे। अगला है A प्लस अम्ल तो लवण बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो अम्ल और क्षारक को मिलाएंगे, अम्ल और क्षारक को मिलाएंगे तो तब लवण बनता है। उसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ए जो है वह क्षारीय हो जाएगा, यानी कि डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन पदार्थ में नीला पत्र डालने पर लाल नहीं होता है? यानी कि नीला से लाल नहीं होता है, नीला से लाल नहीं होता है, यानी कि अम्ल नहीं है, ये आपका क्षारक है। क्षारक में क्या होता है? लाल से नीला होता है।
तो इनमें से क्षारक ढूंढना है, कौन सा है क्षारक। तो देखिए HO नाइट्रिक अम्ल होता है, ये गलत हो जाएगा। CH3O मेथनोइक अम्ल है, ये भी गलत हो जाएगा। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये भी नहीं होगा। NaOH जो है वह क्षारीय है। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वह क्षारीय होता है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। तो CH2 5H2 जो है वह क्रिस्टलीकरण जल मौजूद है। 5H2 जो है 5H2 जो है वह क्रिस्टलीकरण जल मौजूद है, इससे पता चलता है। 5 जो है वह अणु है H2O, इसका आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जल की स्थायी कठोरता दूर करने के किस लवण का प्रयोग किया जाता है। तो कठोरता दूर करने के लिए हम लोग जो है वाशिंग सोडा का उपयोग करते हैं। इसमें थोड़ा गलत है, Na2CO3 हो जाएगा। Na2CO3 हो जाएगा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो हम लोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए करते हैं। इसी को हम लोग वाशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें। अगला है जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि जो है H+ आयन उपस्थित होता है। क्या होता है, H+ आयन उपस्थित होता है। अगला है 24 नंबर ABC है। pH का मान आप लोग को पता है 0 और 7 के बीच जो है वह अम्ल होता है, और 7 जो उदासीन होता है, 7 से 14 के बीच जो होता है वह क्षारीय होता है। तो देखिए इसमें बोला है क्षारीय कौन है, तो 2 और 4 जो है वो अम्ल हो जाएगा, 7 उदासीन हो जाएगा, 14 जो है वह क्षारीय हो जाएगा, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए AgCl जो है वह सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में वह Ag और Cl में टूट जाएगा। तो यानी एक यौगिक 2 तत्व में टूट जाएगा, उस अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग प्रकाश वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, दोनों याद रखिएगा। अगला है भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में के लिए कौन जैव प्रक्रम उत्तरदायी है। तो ये जो है वह संवहन उत्तरदायी है, डी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। तो आप लोग देखिएगा कार्बोहाइड्रेट जो है वह इसकी आवश्यकता नहीं होती, बाकी क्लोरोप्लास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वह तीनों की आवश्यकता होती है। अगला है मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है। तो मनुष्य में जो है वह परजीवी पोषण प्रणाली होता है। अगला क्वेश्चन है वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। तो वसा के पाचन के लिए जो है वह आप लोग का जो है वह लाइपेज एंजाइम जो है वह उत्तरदायी होता है। लाइपेज एंजाइम या पित्त रस जो है वह वसा के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला है श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना कहाँ होता है। तो ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है पौधों में पत्तियों द्वारा बनने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधों में पत्तियों द्वारा जो है भोजन का जो संवहन होता है वह फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, भोजन को जो है वह पत्तियों तक पहुंचाता है। पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन फ्लोएम द्वारा होता है। अगला किस जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है। तो जनन प्रक्रिया आवश्यक है। अगला है चित्र में देख सकते हैं ये कौन सा जो है किस प्रकार का जनन है। देख सकते हैं ये जो है वह मुकुलन भी नहीं है, द्विविखंडन भी है, पुनरुद्भवन भी नहीं है, लेकिन ये जो है वह कायिक प्रबंधन है। कौन सा है, कायिक प्रबंधन। इनमें से कलिका निकल करके जो है वह आपका दो जो है वह कायिक प्रबंधन प्रकार का जनन होता है। वह मतलब पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा तो उसमें से फिर पौधा निकलना शुरू हो जाएगा। अगला है बीज में भ्रूण होता है और उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद भेद विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को कहते हैं निषेचन में क्या होता है। निषेचन में क्या होता है आप लोग को बता दें, नर युग्मक और मादा युग्मक जो है नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, और संलयन में जो होता है वह
संलयन में होता है, और नर और मादा का जो जुड़ना उसी को हम लोग संलयन कहते हैं। इसमें जो है आंसर हो जाएगा वह अंकुरन हो जाएगा। अंकुरन में क्या होता है, बीज में भ्रूण बनता है और अंकुरन की प्रक्रिया द्वारा ही नया पौधा बनता है। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गर्भाशय को किस भाग में निषेचन होता है। गर्भाशय के जो है डिंब वाहिनी में जो है निषेचन होता है। डिंब वाहिनी को हम लोग फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो अगर फिलोपियन ट्यूब रहे तो फिलोपियन ट्यूब भी जो है वह आंसर हो जाएगा। अगर डिंब वाहिनी ना देखिए फिलोपियन ट्यूब दिया रहे तो फिलोपियन ट्यूब भी आंसर हो जाएगा। अगला है जल विद्युत संयंत्र के निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो जल विद्युत संयंत्र में अनवीकरण ऊर्जा है, गलत। इसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है, ये भी गलत। इस संयंत्र निर्माण में पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाता है। इस गैस में गोबर का उपयोग, ये भी गलत। जीवाश्म ईंधन, ये भी गलत हो जाएगा। अनवीनीकरण, नवीकरण मतलब ये जो है ए नंबर आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र को भी नष्ट नहीं करता, ये जो है नवीकरण अनवीकरण ऊर्जा स्रोत है, यानी कि एक बार उपयोग करने से दोबारा उपयोग कर सकते हैं, ये समाप्त नहीं होता, इसलिए ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं। तो सौर सेल में जो उपयोग की सीमाएं जो होते हैं वह केवल बिछाने की आवश्यकता होती है का उपयोग होता है, ये भी सही है। इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग होता है, ये भी सही है। सुदूर वाले क्षेत्र में भी उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन जो ये अत्यधिक महंगा होता है, क्या होता है, ये जो है सौर सेल जो है वो अत्यधिक महंगा होता है, इसलिए डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नाभिकीय ऊर्जा की उपयोग की क्या सीमा है। तो यूरेनियम का उपयोग होता है, सही है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा कार्बन परमाणु के दान से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक, ये भी सही है। नाभिकीय अपशिष्ट में भंडारण से समस्या होती है, ये जो है वह सीमाएं हो जाएगा। डी नंबर जो है वह है जो है अवशिष्ट का भंडारण और समस्या जो होता है वह जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग पर्यावरण का सबसे अच्छा है। तो सबसे अच्छा जो है वह एलपीजी होता है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है। तो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग जो होता है वह आपका तापीय विद्युत ऊर्जा में भी नहीं होता, जल विद्युत संयंत्र में भी नहीं होता, भूतापीय ऊर्जा में भी नहीं होता, लेकिन नाभिकीय विद्युत ऊर्जा में जो है वह जीवाश्म ईंधन का यूज होता है। तो सी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।